देखो इसके बाद ये सेकंड वीडियो है जो हम एक दल के प्रभुत्व के दौर के बारे में आपको पढ़ा रहे थे। तो हम इसमें एक हेडिंग देखते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ आफ्टर 1947 या जब संविधान का निर्माण हो गया और संविधान लागू हो गया 1950, तो क्या समस्याएं थी। ठीक है, क्या समस्याएं थी देश में, क्या समस्याएं थी। तो पहली बात है कि लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। मतलब देश में एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई थी जब हमारे संविधान का निर्माण हो गया। ठीक है, संविधान का गठन हो गया, संविधान बन के तैयार हो गया, तो लोकतंत्र स्थापित करने की एक बहुत बड़ी चुनौती आई थी। वो क्यों आई, तो देखिए 1945 के बाद जो है 1945 जो है जब क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है तो सेकेंड विश्व युद्ध समाप्ति के पश्चात बहुत सारे नव स्वतंत्र देश उभर कर आए। क्या है, बहुत सारे नव स्वतंत्र देश क्या हो गए, नव स्वतंत्र देश क्या हो गए, उभर कर आए। ये नव स्वतंत्र देश कौन थे, जो ज़्यादातर क्या थे, नव स्वतंत्र देश मतलब किससे स्वतंत्र हुए थे, सभी ये देश जो स्वतंत्र हुए थे वो औपनिवेशिक, ठीक है, औपनिवेशिक गुलामता से ये सब लोग क्या हुए थे, स्वतंत्र हुए थे। या उपनिवेशवाद या कॉलोनाइजेशन जिसको हम कहते हैं, उससे सब देश, बहुत सारे देश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुए थे, स्वतंत्र हुए थे। इसी को हम क्या कहते हैं, इनको नव स्वतंत्र या न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री बोलते हैं। ये सब ज़्यादातर देश उपनिवेश थे। कोई यूरोपियंस के उपनिवेश, उसमें कोई ब्रिटेन का था, तो कोई पुर्तगाल का था, कोई डचों के थे। ठीक है, इस तरह से जो ये विभिन्न प्रकार के देश जो स्वतंत्र हुए, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। लेकिन इन देशों ने क्या किया, इन देशों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने की जगह अलोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया। ठीक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम को नहीं अपनाया, क्योंकि इन देशों को ऐसा लगा कि एकदम से जो हम किसी दूसरी शक्ति के अधीन थे या दूसरी शक्ति के नक्शे कदम पे चलते थे या उनके इशारों पे चलते थे, या उनकी शासन पद्धति जिस तरह से हमें केंद्रित करती थी, हमें नियंत्रित करती थी या हमें चलाती थी, हम उसी प्रकार से क्या करते थे, चलते थे। इसलिए एकदम से देश आज़ाद हो गया तो इस पूरे देश को नियंत्रित रखना एक बहुत भारी लक्ष्य है। इसलिए अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था पे आधारित शासन पद्धति को अपनाया जाए तो देश क्या है, एक नहीं रह पाएगा, सब अपनी मनमर्जी करेंगे हैं, और इस तरह से देश के खंड खंड हो जाएंगे। देश की अखंडता या देश की इंटीग्रिटी पे क्या आएगी, आँच आएगी। तो अलग अलग देशों ने अलग अलग शासन व्यवस्था अपनाई। जैसे कुछ देशों ने क्या किया, एक नेता के हाथ में शासन दे दिया, देश आज़ाद हुआ, गुलामता से अलग हुआ। कोई एक प्रभुत्वशाली जो नेता था, लीडर्स था, उसने क्या किया, पूरे शासन व्यवस्था को क्या कर दिया, अपने कब्जे में कर दिया, नियंत्रित शासन व्यवस्था अपनाई। लोगों को यह कहा या लोगों को यह विश्वास दिलाया कि मैं इस नियंत्रित शासन व्यवस्था की तरीके से इस देश को क्या रखूँगा, अखंड रखूँगा, इंटीग्रल रखूँगा, और ये विकास के मार्ग पे आगे बढ़ेगा। बहुत सारे देशों में क्या था, सेना का शासन। जो वहाँ की सेना थी, आर्मी थी, उसने पूरे राजनीतिक प्रणाली पे क्या कर दिया, अपना शिकंजा कस लिया। और सेना ने कहा, और सेना ने अपनी बंदूक की नली के दबाव में लोगों को रखकर लोगों को शासन व्यवस्था पे नियंत्रित करवाए, और लोगों को यह विश्वास भी दिलाया कि हम देश को मुकाम आज़ादी या देश को क्या स्वतंत्रता के मुकाम पे या देश को विकास के मुकाम पे आगे पहुंचाएंगे। ठीक है, तो कहीं एक नेता ने अपनी शासन व्यवस्था अपने हाथ में रख दी। इसको तानाशाही व्यवस्था भी कहते हैं। लेकिन कहीं क्या है, पूरे देश में क्या है, सेना का शासन व्यवस्था चलने लग गया। लेकिन बहुत सारे देशों में कहीं ऐसा भी हुआ कि एक दल का शासन चला।
ठीक है, एक दल का शासन। जैसा आप देखेंगे चीन में देखेंगे, क्यूबा में देखेंगे, चीन या क्यूबा में एक ही शासन है, मार्क्सवादी पार्टी है, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी है। वही क्या है, पूरे देश को एक ही दल क्या है, एक ही दल का शासन है। बहुत सारे दल हैं, जैसे भाजपा में कांग्रेस भी है तो भाजपा भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है तो समाजवादी पार्टी भी है, तो आप आम आदमी पार्टी भी है। इस तरह से कि बहुत सारी तमाम पार्टियां हैं, ठीक है। और वो तमाम पार्टियां लोकतांत्रिक व्यवस्था के तरीके से चुनाव में भाग लेते हैं, और जिसको बहुमत प्राप्त हो जाता है वो क्या करता है, सरकार बनाता है और देश को मतलब क्या है, पथ प्रदर्शित करता है। लेकिन भारत में अगर देखा जाए तो एक दल का शासन था, लेकिन हम उसको वन पार्टी रूल ना कहे कि हम उसको क्या कहें, वन पार्टी डोमिनेंस रूल कहें तो ज़्यादा बेटर है। एक दल के प्रभुत्व का दौर, क्योंकि पार्टी केवल कांग्रेस ही नहीं थी, पार्टियां बहुत सारी थी, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी थी, अन्य भी बहुत सारी पार्टियां थी, लेकिन चुनाव में जीती कौन, केवल कांग्रेस ही पार्टी जीती। हमने पिछले टॉपिक में आपको या पिछले लेक्चर में आपको बताया होगा किस तरह से, चाहे केंद्र के स्तर पे हो चाहे राज्य के स्तर पे हो, क्या है, कांग्रेस पार्टी ही कहीं ना कहीं से सत्ता में आती थी, ठीक है। 1952 में भारत में क्या हुए, चुनाव हुए, ठीक है। 1950 में हो जाने थे, क्योंकि 1950 में संविधान लागू हो गया था। 29 जनवरी 1950 को ही वो चुनाव आयोग का गठन हो गया था। 25 जनवरी 1950 को ही क्या है, चुनाव आयोग का गठन हो गया था, जिसका कार्य क्या था, भारत में चुनाव को करवाना था, चुनाव संपादित करवाने थे। लेकिन उसके बावजूद भी 1950 में चुनाव नहीं हुए, बल्कि चुनाव कब हुए, 1950 की जगह 1952 में हुए। उसकी कुछ कारण थे, जैसे बहुत बड़ा काम था एक चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना। देखो इतना बड़ा देश भारत, एक जो देश है वो किसी महाद्वीप से कम नहीं है। भारत का आकार क्षेत्रफल के लिहाज से हो, ठीक है, इतना बड़ा है कि जो ये क्या है, महाद्वीप कहा जाए भारत को, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है भारत, ठीक है। और दूसरी जनसंख्या भी आप देखें तो भारत की जनसंख्या क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। तो एक बहुत बड़ी जो समस्या थी या चुनौती थी भारत के लिए उस समय चुनाव करवाना, ठीक है, चुनाव करवाना। और वैसे भी कैसा चुनाव, लोकतांत्रिक व्यवस्था पे चुनाव। क्योंकि देखो अन्य नव स्वतंत्र देशों की तरह हमने ना तो ये रास्ता अपनाया एक नेता के हाथ वाला शासन, ना हमने सेना का शासन वाला तरीका अपनाया, ठीक है, ना ही भारत में एक पार्टी का शासन था, ठीक है। और बहुत बड़ा देश था, किस तरह से इस देश में चुनाव करवाए जाएं, उसकी कुछ समस्याएं थी, उसके कुछ चुनौतियां थी। जैसे पहली चुनौती क्या है, चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन, बहुत बड़ा काम था। इतने बड़े देश के लिए कैसे चुनाव क्षेत्रों का क्या किया जाए, सीमांकन किया जाए। जैसे चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन मतलब इतनी जनसंख्या पे क्या है, एक प्रतिनिधि चुनकर जाए। जैसे हमारा यही आप देखो, ये घनसाली विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है। तो घनसाली विधानसभा क्षेत्र अब कहाँ से कहाँ तक होगा, कितनी जनसंख्या इसमें होगी, मतलब यहाँ से कहाँ इसकी सीमा को बांधा जाए। जैसे यहाँ अब आप ये देखो, आगे जाखणीधार है, ठीक है, यहाँ घनसाली विधानसभा सीट है, फिर आगे चिरपिटा से दूसरी लग जाती है, रुद्रप्रयाग वाली। तो इस तरह से इसको सीमांकन करना है। और उस लोकसभा के लिए देखो, पूरे भारत की सीटों का सीमांकन करना इतना आसान नहीं था, बहुत समय लगता था। दूसरा काम क्या था, मतदाता सूची, ठीक है, मतदाता वोटिंग लिस्ट। आप देखते हैं, आप जब कभी चुनाव होता है गांव में, आप देखते होंगे वहाँ पे एक वोटिंग लिस्ट होती है। उस व्यक्ति के नाम, उसकी उम्र, उसका आईडी नंबर, उसकी माता या पिता का नाम, उसका गांव का या गांव में कोई वार्ड है, किस वार्ड में आता है, वो नंबर सब लिखे रहते हैं। तो वो क्या है, व्यक्ति की मतदाता सूची। जो बालक 18 साल का हो जाता है उसके बाद उसकी मतदाता सूची में नाम क्या किया जाता है, दर्ज किया जाता है। एक समस्या ये थी। दूसरा, 40 लाख महिलाओं का नाम मतलब मतदाता सूची से गायब हो गया। 40 लाख मतदाता सूची का 40 लाख महिलाएं ऐसे जिसने मतदाता सूची में नाम तो था, किसी तरह नाम तो दर्ज हो गया गांव गांव जाके, लेकिन उनका नाम क्या था, अला की बेटी, फला की बीवी। देखो भारत में एक वो थी क्या, एक
परंपरा थी कि जैसे कोई अपने पति का नाम नहीं लेता है, जैसे तो ये वोटिंग लिस्ट बनाने वाले सरकारी जो कर्मचारी हैं गांव में जा रहे हैं कि भाई आपके पति का नाम है, तो वो क्या कह रही हैं, पति का नाम नहीं कह रही है माना, ठीक है। या कोई अपनी जैसे सास का नाम नहीं बोलती है, पति का नाम नहीं बोलती, ससुर का नाम नहीं बोलती, तो जो कर्मचारी हैं वो ऐसे मतलब जब वो कुछ भी लिख लेते हैं कि अला की बेटी या फला की बीवी फला, वो अपने पति का नाम नहीं ले रही है तो अपना नाम बोल दिया, और वाइफ ऑफ, तो पति का नाम नहीं कह रही है, मतलब नाम नहीं लेना है कि हमने पति का, और उसमें अला कह दिया या फला कह दिया, ऐसे कुछ उपनाम रख दिए। बड़ी दिक्कत थी। 1950 में चुनाव करवाने थे, लेकिन इस तरह की मतदाता सूची सामने आ रही है जिनमें किसी का स्पष्ट नाम ही नहीं है। चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करवाना है, लेकिन बहुत बड़ी समस्या हो गई। देखो 15 करोड़ उस समय क्या थे, मतदाता थे 1947 के बाद 15 करोड़, ठीक है। जैसे आज हमारे 130 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें 15 करोड़ जनसंख्या थी, मतदाता थे। लेकिन क्या है, केवल साक्षर कितने थे, 15% ही साक्षर थे, लिटरेट थे, केवल 15% साक्षर थे। और ऐसे में भारत में चुनाव करवाना, जिन उन लोगों को, उनमें से ज़्यादातर मतलब 85% लोगों को यही नहीं पता कि मतदाता बैलेट पेपर कैसा होता है, वोट कैसे डालना है, मोहर कैसे लगानी है। बहुत बड़ी समस्या थी भारत के सामने। और देखो यूरोप के बहुत सारे, देखो यूरोप भारत से बहुत आगे देश है, यूरोप बहुत बड़ा देश है, यूरोप बहुत विकसित देश है, भारत से बहुत आगे है, ठीक है। वहाँ महिलाओं को मताधिकार नहीं है, वोट देने का अधिकार बहुत बाद में प्राप्त हुआ। लेकिन भारत जैसे आज़ाद हुआ 1947 में, भारत में वयस्क मताधिकार के आधार पे क्या है मतलब ये मतदाता सूचियों का गठन किया गया। मतलब सभी महिलाओं को जो 18 साल से बड़ी है, चाहे वो अनपढ़ हैं, चाहे अशिक्षित हैं, चाहे कोई भी स्थिति है, सबको वोट देने का अधिकार दिया गया। तो लोगों ने तो बल्कि कहा भी है, ये भारत विश्व के देशों ने, लोगों ने कहा भी कि बहुत बड़ा जुआ है, इतना बड़ा आप काम कर रहे हो, वयस्क मताधिकार के आधार पे क्या है, वोट देने को आप क्या कर रहे हो, ये बहुत बड़ा, अनपढ़ों को आप वोट देने का अधिकार दे रहे हो। ऐसे तो यूरोप में भी नहीं हुआ, महिलाओं को तो वोट देने का वहाँ अधिकार ही बहुत बाद में मिला। तो इस तरह से बहुत बड़ी वो समस्याएं थी, जिसके कारण चुनाव आयोग का गठन 1950 में हो जाने के बाद भी चुनाव आयोग ये चुनाव नहीं करवा पाया, और 1952 में तब जाके चुनाव हुई। विश्व के देशों ने इसको बहुत बड़ा राजनीतिक जुआ कहा कि ये इस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कैसे करवा सकते हैं। लेकिन भारत में बहुत शानदार तरीके से निष्पक्ष चुनाव हुए, और विश्व के इतिहास में ये मील का पत्थर साबित हुआ, ठीक है। और चुनाव ही नहीं हुए, बल्कि हर 5 साल बाद बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होते थे। लोकतांत्रिक तरीके से सीटें वो क्या होते थे, सत्ताओं का हस्तांतरण होता था, तब से लेकर आज तक, ठीक है। आज 2020 लग गया है, हमेशा भारत में निष्पक्ष तरीके से चुनाव होते हैं, बिना किसी भेदभाव या बिना किसी लड़ाई झगड़े या बिना किसी ऐसे तरीके से भारत में अच्छे से चुनाव होते। तो बहुत बड़ा हमारे लिए ये चुनौती था, और हमने इस पर विजय हासिल की आसानी से। भारत में तब से आज 70, 75, 78, 80 साल हो गए, लेकिन अच्छे से निष्पक्ष तरीके से भारत में लोकतांत्रिक तरीके से सत्ताओं का हस्तांतरण होता है, चुनाव होते हैं, ठीक है। धन्यवाद।